हाँ जी, वेलकम टू हर्ष आईएएस। एथिक्स का आज हमारा 25th लेक्चर है। यूनिट 6 के बारे में हम बात कर रहे थे और यूनिट 6 के लास्ट टॉपिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। बेहद सिंपल शब्दों में अगर कहें तो वो सिस्टम या वो प्रोसेस जिसके थ्रू किसी कंपनी को मैनेज किया जाता है, किसी कंपनी को कंट्रोल किया जाता है, उसी प्रोसेस को, उसी सिस्टम को क्या बुलाया जाता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है? इट इज बेसिकली अ सिस्टम और प्रोसेस बाय विच अ कंपनी is managed and controlled। बेहद सिंपल। वो प्रोसेस या वो सिस्टम जिसके थ्रू किसी कंपनी को मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उसी सिस्टम को, उसी प्रोसेस को क्या बुलाया जाता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस बुलाया जाता है। लेकिन ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इसका काम सिर्फ इतना नहीं होता है कि कंपनी को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है। इसका काम ये भी होता है कि जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को एडिक्वेटली प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस takes care of the interest takes care of the interest of various stakeholders। एक कॉर्पोरेट में जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स देखने को मिलते हैं, उनके इंटरेस्ट को एडिक्वेटली प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की होती है। सवाल आता है कि एक कॉर्पोरेट में कौन कौन से अलग अलग स्टेक होल्डर्स देखने को मिलते हैं? जब बात होती है स्टेक होल्डर्स के बारे में, तो सबसे पहले बात की जाती है शेयर होल्डर्स के बारे में। ये जो शेयर होल्डर्स हैं, इनको क्या मिलता है? इनको मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड कह लो या फिर आप प्रॉफिट भी कह सकते हो। ये जो शेयर होल्डर्स हैं, इनके बाद बात होती है कस्टमर्स के बारे में। और ये जो कस्टमर्स हैं, इनको क्या मिलता है? इनको मिलता है क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल है। कोई भी कॉर्पोरेट है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाओ। उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि जो उसके कस्टमर्स हैं, उनको क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड की जाए, उनको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। तो दूसरे स्टेक होल्डर्स होते हैं कस्टमर्स। कस्टमर्स के बाद बात होती है कम्युनिटी के बारे में। कम्युनिटी कह लो या फिर आप सोसाइटी भी कह सकते हो। ये जो कॉरपोरेट है, ये सोसाइटी से, ये कम्युनिटी से
पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं। प्रॉफिट बनाने के अलावा इनकी जिम्मेदारी होती है ऑफ डूइंग सोशल गुड। ये जो कम्युनिटी है, ये जो सोसाइटी है, इसको बेहतर बनाने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले रहे हो, आप क्या क्या काम कर रहे हो, कितने लोगों को आप एम्प्लॉय कर रहे हो, एजुकेशन में आप क्या काम कर रहे हो, हेल्थ में आप क्या काम कर रहे हो, वगैरह वगैरह। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आगे चलते हुए हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। फिर कम्युनिटी के बाद जो अगला स्टेक होल्डर है वो है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि एक तो जो टैक्स है वो टाइम पे देते रहो, दूसरा जो लेबर लॉज हैं उनके साथ में कंप्लाई करो, और तीसरा जो अदर लीगल लॉज हैं उनके साथ में एडुकेटली कंप्लाई करो। फिर गवर्नमेंट के बाद जो एक और बेहद इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है वो है एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कॉरपोरेट को क्या चाहिए? कोई भी कॉरपोरेट एनवायरमेंट को डैमेज ना करे, डिग्रेड ना करे, सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल पे काम करे। सस्टेनेबल एनवायरमेंट, तो जो सस्टेनेबिलिटी का प्रिंसिपल है उसको किसी भी कॉरपोरेट को एडुकेटली फॉलो करना होता है। बेहद सिंपल। कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है उसके बारे में हमने बात की। और कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है? इट इज बेसिकली अ सिस्टम और अ प्रोसेस बाय विच अ कंपनी इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड। दूसरा, ये जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है इसकी जिम्मेदारी होती है कि जो वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को एडुकेटली प्रोटेक्ट किया जाए। कौन कौन से स्टेक होल्डर्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहले बात होती है शेयर होल्डर्स के बारे में। ये जो शेयर होल्डर्स हैं इनको क्या मिलता है? इनको मिलता है डिविडेंड, इनको मिलता है प्रॉफिट। शेयर होल्डर्स के बाद बात होती है कस्टमर्स के बारे में। कस्टमर्स को क्या मिलता है? कस्टमर्स को मिलता है क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कस्टमर्स के बाद बात होती है कम्युनिटी के बारे में। कम्युनिटी के प्रति ये जो कॉर्पोरेट्स होते हैं इनकी जिम्मेदारी होती है ऑफ डूइंग सोशल गुड। कम्युनिटी के बाद बात होती है गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स टाइम पे दो, लेबर लॉस को फॉलो करो, जो अदर लीगल चीजें हैं उनके साथ में कंप्लाई करो। और लास्टली बात होती है एनवायरनमेंट के बारे में। और एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये जो कॉर्पोरेट्स हैं इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज समझते हैं। और वो एक और चीज क्या है कि हमारे कंट्री में कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंपनीज देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज कह लो या फिर आप टाइप्स ऑफ बिजनेसेस भी कह सकते हो। टाइप्स ऑफ कंपनीज में सबसे पहले बात होती है सोल प्रोपराइटरशिप फर्म के बारे में। सोल प्रोपराइटरशिप फर्म। सोल प्रोपराइटरशिप फर्म का मतलब क्या है? देखो, नाम से ही क्लियर है। सोल, सोल का मतलब ऐसी फर्म विच इज ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। ये जो सोल प्रोपराइटरशिप फर्म होती है इसको कोई सिंगल इंडिविजुअल ओन करता है। ये जो सोल प्रोपराइटरशिप फर्म होती है इसमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का।
अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब जो बिजनेस है और जो ओनर है उन दोनों को सिंगल लीगल एंटिटी के तौर पे कंसीडर किया जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि जो बिजनेस है और जो ओनर है दे आर ट्रीटेड एज अ सिंगल लीगल एंटिटी। मतलब क्या है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है प्रैक्टिकल पर्पसेस से अगर देखें तो इमेजिन करो आपकी कोई फर्म है, आपका कोई बिजनेस है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। आपने अपने इस बिजनेस को चलाने के लिए बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लिया। आपने लोन लिया, पैसा बिजनेस में लगाया, लेकिन बिजनेस डूब गया। बिजनेस अगर डूब गया तो बैंक इस पैसे को रिकवर करने के लिए सिर्फ कंपनी की प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट नहीं कर सकता है, आपकी भी प्रॉपर्टीज को, जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है बिकॉज इट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बिकॉज जो बिजनेस है और जो ओनर है उनको सिंगल लीगल एंटिटी के तौर पे ट्रीट किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। तो एक है सोल प्रोपराइटरशिप फर्म, दूसरा देखने को मिलती है पार्टनरशिप फर्म। दूसरा देखने को मिलती है पार्टनरशिप फर्म। और ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये भी नाम से क्लियर है, इसमें दो या दो से ज्यादा, टू और मोर पार्टनर्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो पार्टनरशिप फर्म होती है इट इज ओन्ड बाय टू और मोर पार्टनर्स। और टू और मोर पार्टनर्स हैं तो इसका मतलब क्या है, जो रिस्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रिस्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी पार्टनर्स। सिंपल तौर पे अगर समझें तो मतलब क्या है कि अगर बिजनेस में फायदा होगा तो फायदे को, जैसा भी उनका अग्रीमेंट है उस अग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर लिया जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस में घाटा होगा तो उसी अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो जो घाटा है, वो जो रिस्क है, उसको भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये जो पार्टनरशिप है ये इक्वल भी हो सकती है, ये अनइक्वल भी हो सकती है। इक्वल का मतलब मान लेते हैं दो पार्टनर्स हैं और 50-50 के पार्टनर हैं, तो जो रिस्क है वो भी 50-50 होगी। या फिर अनइक्वल पार्टनरशिप भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर्स हैं लेकिन एक का जो शेयर है वो 70% है, दूसरे का जो शेयर है वो 30% है। तो अगर लॉसेस होंगे तो लॉस भी 70 और 30 में डिवाइड किया जाएगा। बाकी अदर प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ये जो पार्टनरशिप फर्म होती है ये भी सोल प्रोपराइटरशिप फर्म के जैसी होती है। तो एक तो हमने बात की सोल प्रोपराइटरशिप फर्म के बारे में, दूसरा हमने बात की पार्टनरशिप फर्म के बारे में, और तीसरा हमारी कंट्री में देखने को मिलता है कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। ये जो कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 है इसको अमेंड किया गया 2013 में, 2013 में इसको अमेंड किया गया। और इसका रेलेवेंस क्या है देखो, एनी बिजनेस, एनी बिजनेस which is registered under
कंपनीज एक्ट इज नोन एज कॉर्पोरेट। कोई भी बिजनेस जो कि कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है कॉर्पोरेट। और दो तरीके के कॉर्पोरेट्स देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा देखने को मिलता है पब्लिक लिमिटेड। बेहद सिंपल। देखो एक बार पहले रिवाइज करते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज में सबसे पहले हमने बात की सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में। ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है इसको ओन किया जाता है बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी देखने को मिलती है। बेसिकली जो बिजनेस है और जो ओनर है उन दोनों को एक सिंगल लीगल एंटिटी के तौर पर ट्रीट किया जाता है। दूसरा हमने बात की पार्टनरशिप फर्म के बारे में। पार्टनरशिप फर्म को ओन किया जाता है बाय 2 और मोर पार्टनर्स। ये जो पार्टनरशिप फर्म होती है इसमें रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन दी पार्टनर्स। बाकी अदर प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ये जो पार्टनरशिप फर्म होती है ये भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की जैसी होती है। और तीसरा हमने बात की कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के बारे में। ये जो कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 है इसको अमेंड किया गया 2013 में। और सिंपल लाइन में अगर कहें तो कोई भी बिजनेस जो कि कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको कॉर्पोरेट बुलाया जाता है। और दो तरीके के कॉर्पोरेट्स देखने को मिलते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा पब्लिक लिमिटेड। इन दोनों के बारे में अब हम बात करेंगे। एक देखने को मिलता है प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा देखने को मिलता है पब्लिक लिमिटेड। देखो सबसे पहले तो ये जो लिमिटेड है इसका मतलब समझो। लिमिटेड का मतलब क्या है? लिमिटेड का मतलब है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब जो बिजनेस है और जो ओनर है वो दो अलग अलग लीगल एंटिटीज हैं। अब इसका फायदा क्या है? आपका बिजनेस है, आपने उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन लिया, मान लेते हैं 2 करोड़ का पैसा आपने बिजनेस में लगाया और उसके बावजूद बिजनेस में नुकसान हो गया, बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है। तो बैंक अपने पैसे को रिकवर करने के लिए जो बिजनेस है उसके नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसको कॉन्फिस्केट कर सकता है, लेकिन आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको टच भी नहीं कर सकता है। तो यहां पे लिमिटेड लाइबिलिटी देखने को मिलती है। देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या हो रहा है, जो बिजनेस है और जो ओनर है उन दोनों को सिंगल लीगल एंटिटी के तौर पर ट्रीट किया जाता है। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी में जो बिजनेस होता है वो अलग होता है, जो ओनर होता है वो अलग होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब सवाल आता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है। देखो ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है इसमें कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर्स या फिर 200 शेयर होल्डर्स देखने को मिल सकते हैं। कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 200 शेयर होल्डर्स देखने को मिल सकते हैं। कम से कम 2 अगर हैं तो ये बेसिकली क्या है, ये हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स का मतलब कंपनी के फाउंडर्स। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 200 शेयर होल्डर्स या मेंबर्स, ज्यादा बेटर वर्ड है, मेंबर्स देखने को मिल सकते हैं।
ये जो मेंबर्स होते हैं ये जनरली या तो फैमिली मेंबर्स होते हैं या फिर फ्रेंड्स होते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स मिलके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चलाते हैं इन जनरल। अच्छा, ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है इसके कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे जो डॉक्यूमेंट काम करता है उसको बुलाया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या बुलाया जाता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है इट इज नॉट लिस्टेड, इंपॉर्टेंट है ये, इट इज नॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पे ये कंपनी लिस्टेड नहीं होती है। लिस्टेड नहीं होती है इसका मतलब क्या है कि इसके जो शेयर्स हैं उनको ट्रेड नहीं किया जा सकता है। इनफैक्ट जो शेयर्स हैं उनको मेंबर्स के बीच में भी अगर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए एडुकेट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जो शेयर्स हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज पे तो ट्रेड किया ही नहीं जा सकता है और आपस में भी अगर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलते हैं। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है? इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होती है। देखो, ये जो टॉपिक है इसको गवर्नेंस में, इसको इकोनॉमी में और बेहतर तरीके से आप पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? एक तो इसमें मिनिमम 2 और ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। ये जो मेंबर्स होते हैं ये इन जनरल फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है इसके कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है शुरुआत में ही उसको बुलाया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है इट इज नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। बेसिकली इसके जो शेयर्स हैं उनको ट्रेड नहीं किया जा सकता है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है वो कितनी होती है? 1 लाख होती है। फिर बात आती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है इसके मिनिमम शेयर होल्डर्स कितने होते हैं? 7 होते हैं और मैक्सिमम शेयर होल्डर्स कितने होते हैं? अनलिमिटेड हो सकते हैं। कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स जो हैं वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के होते हैं। अच्छा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है? एक ऐसी कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज है, इसका मतलब क्या है? इसके जो शेयर्स हैं उनको इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है? इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होती है। और आपको ये समझ में आ रहा है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, उसके शेयर्स को इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के ऊपर स्ट्रिक्ट नॉर्म्स अप्लाई होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के एग्जांपल्स की अगर बात करें तो हम बात कर सकते हैं रिलायंस के बारे में, हम बात कर सकते हैं इन्फोसिस के बारे में, और अगर बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एग्जांपल्स के बारे में तो हम बात कर सकते हैं स्विगी के बारे में।
स्विगी एक अच्छा एग्जाम्पल है। स्विगी के अलावा हम बात कर सकते हैं ओयो के बारे में। ओयो के अलावा एक और जो बढ़िया एग्जाम्पल है वो है टाटा सन्स। देखो टाटा की और बहुत सारी सब्सिडरीज हैं जो कि पब्लिक लिमिटेड है, लेकिन ये जो टाटा सन्स है ये प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड का मतलब क्या है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। हम रिवाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 है, इसमें 2013 में अमेंडमेंट किया गया और 2013 में अमेंडमेंट करके एक नया इनोवेशन लाया गया। और वो नया इनोवेशन क्या लाया गया, वो लाया गया वन पर्सन कंपनी, ओपीसी। और ये जो वन पर्सन कंपनी है इसका मतलब क्या है, नाम से ही क्लियर है, इट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। बेसिकली कॉर्पोरेट लैंग्वेज में अगर बोलें तो इसमें सिर्फ एक डायरेक्टर देखने को मिलता है। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि हमने सोल प्रोपराइटरशिप फर्म के बारे में पढ़ा, वहां पे भी सिंगल इंडिविजुअल देखने को मिलता है, और ये जो वन पर्सन कंपनी है यहां पे भी सिंगल इंडिविजुअल देखने को मिल रहा है। तो फर्क क्या है, फर्क है लाइबिलिटी का। यहां पे लिमिटेड लाइबिलिटी देखने को मिलती है। देखो सरकार क्या चाह रही है, सरकार चाह रही है कि जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, वो खतरे में ना रहें, वो डर की वजह से ऐसा ना हो कि बिजनेस शुरू नहीं कर रहे हैं। सोल प्रोपराइटरशिप फर्म में क्या होता था कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी, तो लोग डर की वजह से बिजनेस शुरू नहीं करते थे। तो सरकार ने ऑप्शन दे दिया वन पर्सन कंपनी का। अब यहां पे सिंगल इंडिविजुअल बिजनेस को कंट्रोल कर सकता है और जो लाइबिलिटी है वो भी लिमिटेड है। इसके अलावा एक और चीज के बारे में आप पढ़ लो, वो क्या है, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली एनजीओ होती है। ये जो सेक्शन 8 कंपनी होती है इसको रन किया जाता है फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। चैरिटेबल पर्पसेस के लिए रन किया जाता है। इसका दूसरा मतलब क्या है, इसका दूसरा मतलब है कि जो डिविडेंड है, जो प्रॉफिट है, इट कैन नॉट बी टेकन अवे। जो ओनर्स हैं वो प्रॉफिट को अपने साथ नहीं लेके जा सकते हैं। जो भी इनकम होगी, या फिर ये कहें कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको री इन्वेस्ट किया जाएगा, VEST। उसको री इन्वेस्ट किया जाएगा एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए। जैसे कोई एनजीओ एजुकेशन के लिए काम करती है, तो जो भी इनकम होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उसको एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वापस से इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं ये बेसिकली क्या होती हैं, ये बेसिकली एनजीओज होती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहां तक तो हमने देख लिया था, यहां से देखते हैं प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है? ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, इसमें कम से कम 2 मेंबर्स और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर्स देखने को मिल सकते हैं। ये जो मेंबर्स होते हैं, ये यूजुअली फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बुलाया जाता है। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, इट इज नॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। बेसिकली इसके शेयर्स को ट्रेड नहीं किया जा सकता। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है? 1 लाख। दूसरा हमने बात की पब्लिक लिमिटेड के बारे में। ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, इसमें मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, दे आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। इनके जो शेयर्स हैं, उनको इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है? 5 लाख रुपीस। 2013 में अमेंडमेंट के थ्रू एक चीज और इंट्रोड्यूस की गई, जिसे 1% कंपनी बुलाया जाता है। ये जो 1% कंपनी होती है, इसको ओन और कंट्रोल किया जाता है सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा। बेसिकली इसमें एक डायरेक्टर देखने को मिलता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी देखने को मिलती है। और फिर हमने बात की सेक्शन 8 कंपनी के बारे में, जो कि बेसिकली एनजीओ होती है, जिसको चैरिटेबल पर्पस के लिए रन किया जाता है। बेसिकली जो डिविडेंड होता है, जो प्रॉफिट होता है, उसको अपने साथ में नहीं ले जाया जा सकता। इनकम और प्रॉफिट को उस एनजीओ की एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए री इन्वेस्ट किया जाता है। इजी और सिंपल सी बात है। देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है और टाइप्स ऑफ कंपनीज कौन कौन सी देखने को मिलती है हमारे कंट्री में। हालांकि और भी टाइप्स ऑफ कंपनीज देखने को मिलती हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे इनसे हमें बात समझ में आनी चाहिए। इतना भी अगर आपको समझ में आता है तो इनफ समझ में आता है। अब बात आती है कि ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। व्हाट आर दी प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? देखो, सबसे पहले बात होती है ट्रांसपेरेंसी के बारे में। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं किसी कॉर्पोरेट के, उनके साथ में कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, कंपनी की फंक्शनिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको ट्रू सेंस में शेयर किया जा रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? शेयरिंग all the information with the stakeholders कंपनी की फंक्शनिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको ट्रू सेंस में स्टेक होल्डर्स के साथ में शेयर किया जा रहा है। ये एक एस्पेक्ट है ट्रांसपेरेंसी का। दूसरा हम क्या कह सकते हैं? रिपोर्ट्स related to the company on regular intervals। जैसे एनुअली आप प्रोवाइड कर सकते हो, हर 6 महीने में आप प्रोवाइड कर सकते हो कि कंपनी की सिचुएशन क्या है, फाइनेंसेस की सिचुएशन क्या है, अकाउंट्स की सिचुएशन क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज की सिचुएशन क्या है, मैनेजमेंट की सिचुएशन क्या है। वो पूरी जानकारी आप रिपोर्ट्स के थ्रू दे सकते हो। इसके अलावा ऑडिट एंड कंप्लायंस मैकेनिज्म होना चाहिए। एक कंपनी को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए बेहद जरूरी है कि उस कंपनी में, उस कॉर्पोरेट में ऑडिट और कंप्लायंस के मैकेनिज्म्स होने चाहिए। ऑडिट जैसे एक्सटर्नल ऑडिट है, ये जो
पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, इनके लिए एक्सटर्नल ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है। एक्सटर्नल ऑडिट के अलावा इंटरनल ऑडिट है। जो अच्छी कंपनीज होती हैं, जो ट्रू सेंस में बिलीव करती हैं ट्रांसपेरेंसी में, वो अपने लेवल पे इंटरनल ऑडिट्स भी कराती हैं। और फिर ऑडिट्स के अलावा कंप्लायंस, कंप्लायंस जैसे जो भी लेबर लॉज हैं उनके साथ में आप कंप्लाई करते हो। भाई जरूरी थोड़ी है कि सरकार आपके सर के ऊपर चौबीसों घंटे बैठी रहे। आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि जो लेबर लॉज हैं उनको आप एडुकेटली फॉलो करते हो, या जो टैक्स लॉज हैं उनको आप एडुकेटली फॉलो करते हो। तो कंप्लायंस। तो एक तो है ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है? बाय शेयरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन related to company's functioning with the stakeholders, by issuing reports regarding the company's working, finance, management, human resources, accounts on regular intervals, and by ensuring audit and compliance mechanisms. फिर दूसरा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? एक तो सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन दी मैनेजमेंट एंड ओनर्स। जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनके बीच में और मैनेजमेंट के बीच में एक सेपरेशन होना चाहिए। अगर सेपरेशन नहीं होगा तो हमेशा क्या होगा? ये जो मैनेजमेंट है ये ओनर्स के फायदे के लिए ही काम करता रहेगा, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में नहीं सोचेगा। तो एक तो किसी भी कॉरपोरेट के, स्पेशली जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए देयर मस्ट बी सेपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड ओनर्स। दूसरा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं दे शुड बी नॉन पार्टीजन। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये ट्रू सेंस में काम करें वेरियस स्टेक होल्डर्स के लिए। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये ओनर्स के लिए काम ना करें। दे शुड बी नॉन पार्टीजन। देखो, डायरेक्टर्स भी कंपनी में कई तरीके के देखने को मिलते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे जब आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में, जब आप पढ़ोगे इकोनॉमी के अंदर इस टॉपिक के बारे में, गवर्नेंस के अंदर इस टॉपिक के बारे में। तो दूसरा है इंडिपेंडेंस। फिर इंडिपेंडेंस के बाद तीसरे नंबर पे बात होती है अकाउंटेबिलिटी के बारे में। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब है फाइनल आंसरेबिलिटी of companies actions and conduct। कंपनी के जो भी एक्शंस हैं, जो भी कंडक्ट है, उसके लिए फाइनली आंसरेबल कौन है, अकाउंटेबल कौन है। और ये अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जा सकती है? एक तो किसी भी कंपनी में क्लियर कट हायरार्की होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एंड डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। जब क्लियर कट हायरार्की होती है और डिवीजन ऑफ वर्क होता है तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना बेहद इजी हो जाता है। आपको पता है कि फाइनेंस किसके हाथ में, अकाउंट किसके हाथ में, मैनेजमेंट किसके हाथ में,
ह्यूमन रिसोर्स किसके हाथ में है, एथिकल एस्पेक्ट किसके हाथ में है। अगर आपको ये पता है तो फिर अगर कोई गड़बड़ होगी तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किसको जवाबदेह ठहराना है, किससे जवाब मांगना है। तो एक तो क्लियर कट हायरार्की एंड डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कैसे किया जा सकता है, किसी भी कॉर्पोरेट में एसओपीज होने चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए, और एसओपीज के साथ साथ गाइडलाइंस होनी चाहिए। भाई सब्जेक्टिव रखो ही मत ना चीजों को, लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पावर छोड़ो ही मत। आप हर चीज के लिए गाइडलाइंस ले डाउन कर दो, एसओपीज ले डाउन कर दो, तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आप अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हो। और लास्ट, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, दे शुड बी अकाउंटेबल टू द स्टेक होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम ही ये है कि जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, दे शुड बी अकाउंटेबल, दे शुड बी आंसरेबल टू द स्टेक होल्डर्स। इसके अलावा, अकाउंटेबिलिटी के अलावा, चौथा, लीगल कंप्लायंस। और इसमें तो कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है कि लीगली जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी लॉज हैं, उनके साथ में आप कंप्लाई करो। और पांचवा, जो कि एथिकल एस्पेक्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द एथिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो, आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, महात्मा गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट है ट्रस्टीशिप। और ट्रस्टीशिप के तहत गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी कहते थे कि ये जो कंपनी ओनर्स हैं, ये कंपनी ओनर्स नहीं है एक्चुअली, ये बेसिकली जनता के ट्रस्टीज हैं। एक कंपनी जो भी पैसा बना रही है, उस पैसे में से जितने की जरूरत है कंपनी को चलाने के लिए, उतना पैसा निकाल लिया जाना चाहिए। जो भी सैलरीज वगैरह हैं, जो भी कंपनी को चलाने के लिए अदर एक्सपेंसेस हैं, और जो भी कंपनी को बढ़ाने के लिए एक्सपेंसेस हैं, उतने पैसे को निकाल लो। उसके अलावा जो भी पैसा बचे, उसको आप यूटिलाइज करो सोशल गुड के लिए। उस पैसे को आप यूटिलाइज करो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में कुछ बेहतरी लाने के लिए। जैसे उस पैसे से आप एजुकेशन के लिए कुछ कर सकते हो, आप हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कुछ कर सकते हो, आप जेंडर इक्वलिटी लाने के लिए कुछ कर सकते हो, आप एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ कर सकते हो। ये जो ट्रस्टीशिप नाम का कॉन्सेप्ट है महात्मा गांधी जी का, लगभग उन्हीं लाइंस पे बात की जाती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। बेसिकली आर्ग्यूमेंट ये है कि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, इनका काम सिर्फ पैसा बनाना नहीं है, इनका एक काम सोशल गुड इंश्योर करना भी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में और क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे अगले सेशन में। आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। देखो, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात की अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कौन कौन से प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात की जाती है ट्रांसपेरेंसी के बारे में। बेहद सिंपल, शेयरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनीज फंक्शनिंग
with the stakeholders, providing reports regarding the company's finances, management, human resources at regular intervals, और तीसरा ऑडिट एंड कंप्लायंस मैकेनिज्म जैसे एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड जो लीगल कंप्लायंसेस हैं वो सब। दूसरा प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ओनर्स। ओनर्स और मैनेजमेंट के बीच में सेपरेशन होना चाहिए, नहीं होगा तो ये जो मैनेजमेंट है ये ओनर्स के फायदे के लिए ही काम करता रहेगा और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये नॉन पार्टिजन होनी चाहिए। तीसरा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि जो कंपनी के एक्शंस हैं, जो कंपनी का कंडक्ट है, उसके लिए फाइनल आंसरेबिलिटी किसकी है। ये जो अकाउंटेबिलिटी है इसको कैसे इंश्योर किया जा सकता है? एक तो क्लियर कट हायरार्की होनी चाहिए, दूसरा क्लियर कट डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, तीसरा एसओपीज को ले डाउन करो, गाइडलाइंस को ले डाउन करो, और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं दे शुड बी अकाउंटेबल टू द स्टेक होल्डर्स। चौथा लीगल कंप्लायंस, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी प्रिंसिपल है। किसी भी कॉर्पोरेट को जो भी लीगल लॉज हैं उनके साथ में कंप्लाई करना चाहिए। और पांचवा जो कि अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सोशल गुड। इसका इंस्पिरेशन कहां से आ रहा है? गांधी जी के ट्रस्टीशिप से। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी क्या है और आगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या बचा हुआ है उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।